बीएससी सिक्स सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम अपनी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। फ्रिडलिक फ्रिडलिक को पढ़ेंगे आज हम। ये फ्रिडलिच जो है, फ्रिडलिच का जो मॉडल है, एड्जॉर्प्शन का मॉडल है, इसको पढ़ेंगे। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। आने के लिए तो पीछे से भी आने ही आने हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रिडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में समझाने के लिए वो हमसे कहेगा, उसका ग्राफ पूछेंगे, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछेंगे, तो उसको हमने समझना है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, स्टेट फ्रिडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, हमें क्या बताना है? फ्रिडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को हमें समझाना है। तो फ्रिडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? देखो बच्चों, चाहे फ्रिडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हो, चाहे इसके बाद जो हम लैंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे, दोनों एक ही चीज बताते हैं। फ्रिडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म या लैंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एक ही चीज से संबंधित है, एक ही बात से ये संबंधित है। तो किससे संबंधित है? देखो, ऐसा होता है कि हमारे पास किस बात से संबंधित है देखते हैं। तो हमारे पास ये ग्राफ बनाएंगे हम। यहाँ पर हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन लिखेंगे, यानी कि एड्जॉर्प्शन कितना हो रहा है वो लिखेंगे। ठीक है, तो एक ग्राफ बना रहे हैं हम। यहाँ पे x बाई एम क्या है? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है। x बाई एम इज इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। कितना एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसको ये दर्शाता है। एड्जॉर्प्शन, ये हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है कि कितना एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसको दर्शाता है। और यहाँ पर है हमारा प्रेशर। यहाँ पे हमारा क्या है? प्रेशर है। यहाँ पे हमारा प्रेशर है। ठीक है, तो इस एड्जॉर्प्शन के ऊपर कितना एड्जॉर्प्शन होगा, इसके ऊपर प्रेशर का क्या प्रभाव है, इस एड्जॉर्प्शन के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट है। ठीक है, इसको दो वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीकों से समझाया है। इनमें से एक है जिसको हम कहते हैं फ्रिडलिच। ठीक है, फ्रिडलिच कहते हैं, एक को इसकी स्पेलिंग देख लेना। तो वन इज अ फ्रिडलिच, फ्रिडलिच। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी स्पेलिंग दिखा दूंगा। तो वन इज अ फ्रिडलिच एंड दूसरा दूसरा क्या है? लैंगमर। ठीक है, तो दो हमारे पास लोग हैं, दो साइंटिस्ट हैं। एक है हमारे पास फ्रिडलिच और दूसरे हमारे पास लैंगमर। तो ये दोनों हमें क्या बता रखा है कि दोनों क्या बताते हैं? दोनों बताते हैं कि एड्जॉर्प्शन के ऊपर प्रेशर का प्रभाव क्या है। दोनों बताते हैं कि एड्जॉर्प्शन के ऊपर प्रेशर का प्रभाव क्या है। ये दोनों बताते हैं, लेकिन दोनों के सोचने का तरीका अलग है। दोनों एड्जॉर्प्शन को थोड़ा अलग अलग तरीके से बताते हैं। दोनों के एजम्पशंस अलग अलग हैं, दोनों का सोचना अलग अलग है। तो उनको तो हम जब इनको पढ़ेंगे डिटेल में एक एक करके तब हम समझेंगे। तो दोनों हमें क्या बताते हैं? फ्रिडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमें क्या बताता है अगर क्वेश्चन आएगा? तो फ्रिडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमें एड्जॉर्प्शन पे प्रेशर का इफेक्ट बताता है। किस पे? एड्जॉर्प्शन पे प्रेशर का इफेक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। ठीक है, ओके। तो अब हम अभी हम इन दोनों को एक सेकंड के लिए इन दोनों को अलग कर लेते हैं। अभी मैं एक कॉमन बात कर रहा हूं। ठीक है, एक कॉमन बात मैं आपको बता रहा हूं, उसको समझिए। ये है कि भैया, कॉमन बात जो बता रहा हूं मैं दोनों के लिए ही, वो ये है कि हमारे पास ये क्या है? एक सॉलिड है जिसके ऊपर सॉलिड है जिसके ऊपर गैस चिपकने वाली है, एड्जॉर्प्शन होने वाला है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एड्जॉर्बेंट कहते हैं। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। तो जिस सॉलिड के सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होने वाला होता है या होता है, उसको हम एड्जॉर्बेंट कहते हैं। और जो पार्टिकल चिपकने वाले होते हैं उनको एड्जॉर्बेट कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर, मेरे पास एक गैस है, ये यहां पे एड्जॉर्बेट है। ठीक है, अब मैं इस गैस का अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? मैं इस गैस का प्रेशर अगर बढ़ाता हूं, तो गैस का प्रेशर का मतलब, आज से ध्यान रखना, ठीक है, गैस का प्रेशर बढ़ा रहा हूं का मतलब होता है गैस के पार्टिकल्स की संख्या बढ़ाना। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स ही प्रेशर क्रिएट करते हैं।
तो अगर मैं गैस का प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं गैस के पार्टिकल्स बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं गैस का प्रेशर घटाऊंगा तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं गैस के पार्टिकल घटा रहा हूँ। तो अगर मेरे पास गैस का प्रेशर बहुत कम है तो इसका मतलब है गैस के पार्टिकल कम है, और अगर गैस के पार्टिकल कम हैं तो सरफेस के आसपास गैस के पार्टिकल कम होंगे। ठीक है, तो अगर आप प्रेशर कम रख रहे हो तो इसका मतलब है पार्टिकल्स क्या होंगे, कण कैसे होंगे, कम होंगे, कण कम होंगे। अगर पार्टिकल्स कम हैं तो सरफेस के पास भी पार्टिकल क्या होंगे, सरफेस के पास पार्टिकल कम होंगे, सरफेस के पास कण क्या होंगे, कम होंगे। और सरफेस में अगर पार्टिकल्स कम हैं तो एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, एड्सॉर्प्शन भी कम होगा। ठीक है, तो यानी कि कम प्रेशर पे एड्सॉर्प्शन क्या होता है, कम होता है। तो ये मेरा प्रेशर वाला ग्राफ है, तो बेटा मेरा ये प्रेशर वाला ग्राफ है, तो कम प्रेशर पे एड्सॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। अब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे गैस के पार्टिकल बढ़ेंगे, जैसे जैसे गैस के पार्टिकल बढ़ेंगे सरफेस में गैस के पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे, सरफेस में गैस के पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन भी क्या है, बढ़ेगा। तो ऐसा हमारा क्या है, ऐसा हमारा प्रेशर का एड्सॉर्प्शन पे प्रभाव होता है कि प्रेशर ज़्यादा होगा तो सरफेस में गैस के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, सरफेस में अगर गैस के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, भाई हर तरफ ज़्यादा होंगे, अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो गैस ज़्यादा है, हर तरफ गैस के पार्टिकल ज़्यादा हैं, सरफेस में भी गैस के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, सरफेस में गैस के पार्टिकल ज़्यादा हैं तो एड्सॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। अगर प्रेशर घटाऊंगा तो हर जगह गैस के पार्टिकल कम है, सरफेस में भी कम है, तो सरफेस में भी क्या हो जाएंगे, सरफेस में भी क्या हो जाएंगे, हमारे गैस के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और एड्सॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे बेटा प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा है। तो इसके बीच में एक संबंध होता है। तो एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में क्या होता है, एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है कि भैया कितना प्रेशर बढ़ाने से कितना एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। इसका एक क्या होगा, फॉर्मूला होगा। वो फॉर्मूला फ्रिडलिच ने भी दिया और वो फॉर्मूला मॉडिफाई करके लैंगमर ने भी दिया। तो वही फॉर्मूले हमने पढ़ने हैं। अब असल जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, हमें लग रहा है कि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा, और हमें लग रहा है कि ग्राफ हमारा ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में ग्राफ कैसा जाता है, ग्राफ ऐसे जाता है बेटा। ठीक है, कि स्टार्टिंग में तो प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। ठीक है, जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही होता है, प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद प्रेशर का एड्सॉर्प्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रेशर का एड्सॉर्प्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और हमारा एड्सॉर्प्शन कैसा रह जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, मतलब फिर आप और एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो इस पॉइंट को जहां पर इस पॉइंट में जहां पर हमारा एड्सॉर्प्शन फिर कांस्टेंट रहता है, इस प्रेशर को हम सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, सैचुरेशन प्रेशर इसको कहा जाता है। पी मतलब प्रेशर और सैचुरेशन। ठीक है, मतलब इसमें संतृप्त हो गया, अब और नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन करने के लिए, इस ग्राफ को समझाने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों ने, फ्रिडलिच ने और लैंगमर ने अपने अपने क्या दिए, गणितीय सूत्र दिए। तो अब उसी को समझना है हमने। तो फ्रिडलिच क्या कहता है, फ्रिडलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहता है, फ्रिडलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म यानी कि फ्रिडलिच बता रहा है कि एड्सॉर्प्शन पे प्रेशर का क्या प्रभाव होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वो ये देखो, फ्रिडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म स्टेट दैट अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड ठीक है, एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शनल पावर ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेशर। ठीक है, इसने जो सूत्र दिया बताता हूं आपको। इसने बोला कि भैया जो एड्सॉर्प्शन होता है, जो एड्सॉर्प्शन है वो प्रेशर की पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
इसने ये सूत्र दिया है, ठीक है। और ये फॉर्मूला कहीं से डिराइव नहीं होता है, ये फॉर्मूला उसने एक्सपेरिमेंटली बनाया। ये फॉर्मूला उसने क्या करा, ये फॉर्मूला उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फिर ये फॉर्मूला इसने दिया है। तो फ्रिडलिच बोलता है कि यार फ्रिडलिच ये समझा क्या रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन पे प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा, ये हम जानते हैं। लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता इनके बीच में, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि ग्राफ धीरे धीरे ऐसे ऐसे मुड़ता है, ऐसे मुड़ता है ग्राफ, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है ना ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमेशा ऐसा नहीं, अगर ये डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन होता, अगर ये डायरेक्ट होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, तो हमारा ग्राफ ऐसे जाता। लेकिन ऐसे तो जाता नहीं है ग्राफ, तो इसका मतलब एक्स अपॉन एम और पी के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का नहीं है। यहाँ पे पी की कुछ पावर है। तो यहाँ पर ये कैसा रिलेशन देता है, फ्रिडलिच कहता है कि जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो प्रेशर की पावर 1 एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एन क्या है, यहाँ पे एन का मान वो कहता है 0 से लेके 1 तक हो सकता है, मतलब 0 और 1 के बीच में होगा। ये बोलता है कि एन का मान क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। ना 0 होगा ना 1 होगा, 0 से ज़्यादा होगा और 1 से कम होगा, ठीक है। मतलब 0.5 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, लेकिन 0 और 1 के बीच में होगा। इसी को कहते हैं फ्रिडलिच का एड्सॉर्प्शन फॉर्मूला, फ्रिडलिच आइसोथर्म का एड्सॉर्प्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, फ्रिडलिच कह रहा है कि भैया, फ्रिडलिच क्या कह रहा है, फ्रिडलिच कहता है कि जो आपका एड्सॉर्प्शन है ना, फ्रिडलिच कहता है कि जो आपका एड्सॉर्प्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। फ्रिडलिच कह रहा है कि जो एड्सॉर्प्शन है कितना गैस एड्सॉर्ब होगी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के एक पावर के, और पावर क्या है 1/n, फ्रैक्शनल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा फ्रिडलिच कह रहा है, ठीक है। ओके, तो ये यहां पर हो गया। और ये जो फ्रिडलिच है वो जब इसके बारे में बात करता है, ओके, फ्रिडलिच जब इस फॉर्मूले को देता है, फ्रिडलिच कहता है कि एड्सॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रेशर के डायरेक्टली एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। वहां प्रेशर की पावर क्या रखनी है, 1/n रखनी है, ऐसा वो बोलता है। और फ्रिडलिच जब ये फॉर्मूला दे रहा है तब उस वक्त वो ये बता रहा है, उस वक्त ये दो बातें आपने लिखनी है। फ्रिडलिच जब अपना ये फॉर्मूला देता है, अपने एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करता है, बहुत सारे ये प्रयोग करता है, और प्रयोग करके ये फॉर्मूला जब वो देता है कि एड्सॉर्प्शन x/m प्रेशर की पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n कैसे निकालेंगे उसको भी वो बताएगा कि ये n कितना है, वो मैं समझाऊंगा, ऐसे वो कहता है, ठीक है। तो फ्रिडलिच जब ये फॉर्मूला देता है तो वो कहता है कि आपको दो बातें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो बातें आपने बिल्कुल अच्छे से नोट करनी है, ठीक है। वो ये कहता है कि भाई आपने एड्सॉर्प्शन जब होता है तो एड्सॉर्प्शन में ये आपने दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। कि पहली बात ये है कि जब एड्सॉर्प्शन होगा तो जो ये साइट्स होती हैं, ये जो साइट्स होती हैं सरफेस में जहाँ पे एड्सॉर्प्शन होगा, जहाँ पे पार्टिकल चिपकेंगे, ये जो साइट्स होती हैं, ये साइट सारी की सारी साइट एक जैसी नहीं होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फ्रिडलिच कहता है। फ्रिडलिच कहता है कि दोस्तों जब एड्सॉर्प्शन होता है तो एड्सॉर्प्शन में ये सारी की सारी साइट एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ साइट इजीली अवेलेबल हो जाती हैं एड्सॉर्प्शन के लिए, कुछ साइट इजीली अवेलेबल हो जाती हैं एड्सॉर्प्शन के लिए, और कुछ साइट इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, ठीक है। कुछ साइट आसानी से अवेलेबल हो जाती है एड्सॉर्प्शन के लिए, और कुछ साइट, मान लो ये ए साइट इजीली अवेलेबल हो गई, ये बी साइट इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो सारी की सारी जो साइट हैं जहाँ पे एड्सॉर्प्शन होगा वो सारी साइट एक जैसी नहीं होती है। कहीं पर पार्टिकल का एड्सॉर्ब होना आसान होता है और कहीं पर पार्टिकल का एड्सॉर्ब होना डिफिकल्ट होता है। वो बोलता है कि कुछ कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी एनर्जी हाई होती है, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो एनर्जेटिकली कम
जो जिनकी एनर्जी कम होती है। तो जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिन साइट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, वहाँ पर एड्जॉर्प्शन जल्दी जल्दी होगा, और जिन साइट्स की एनर्जी कम है वहाँ पर एड्जॉर्प्शन स्लो होगा। स्लो क्या होगा? स्लो होगा। ये बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया फ्रिडलिच क्या कह रहा है? फ्रिडलिच कह रहा है कि एड्जॉर्प्शन जब होता है तो सरफेस में जो साइट्स होती हैं वो सारी की सारी साइट एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ साइट आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, उनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। कुछ साइट आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, उनकी ऊर्जा कम होती है। तो हाई एनर्जेटिक साइट्स होती हैं और लो एनर्जेटिक साइट्स होती हैं। जो हाई एनर्जेटिक साइट्स होती हैं भाई, सरफेस के पार्टिकल हैं, कुछ ज़्यादा एनर्जी के होते हैं, कुछ कम एनर्जी के होते हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसा होता है। अब इसको कहता है हेट्रोजीनियस नेचर होता है। सरफेस का नेचर कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। तो वो ये कह रहा है कि मेरा जो फॉर्मूला है, मेरा फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब आप मान के चलेंगे कि एड्जॉर्प्शन कैसा है? हेट्रोजीनियस सरफेस में हो रहा है। मतलब एक ऐसा सरफेस होगा जहां एक साइड जल्दी एड्जॉर्ब होगा, एक साइड स्लोली एड्जॉर्ब होगा। मतलब एक साइड में जल्दी से बॉन्ड बनेंगे, एक साइड में स्लोली अट्रैक्शन होगा, स्लो बॉन्ड बनेंगे। इसमें जल्दी बॉन्ड क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इसमें पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा है तो जल्दी बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे ये सुस्त हैं, इनको जल्दबाजी है ही नहीं, तो ये स्लो बॉन्ड बनाएंगे। समझ गए? इसको कहते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइड्स है ना, एक ही सरफेस में अलग अलग साइड्स हैं, इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस सरफेस। तो हेट्रोजीनियस सरफेस होगा। अब आप मुझे बताइए कि जब हम क्या करेंगे, जब क्या करते हैं भैया, हम क्या करते हैं, जब प्रेशर कम रखते हैं स्टार्टिंग में, जब प्रेशर कम होगा, यानी कि जब हमारी सरफेस पूरी की पूरी ओपन होगी, इस सरफेस में अभी कुछ भी चिपका नहीं है, इस सरफेस में अभी कुछ भी चिपका नहीं है। अब आपने हल्का सा प्रेशर दिया, ठीक है, हल्का कम प्रेशर है, तो यार ये पार्टिकल जल्दी जल्दी, बड़ी जल्दी जल्दी हाई एनर्जेटिक साइट्स को क्या करेंगे? ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये पार्टिकल हाई एनर्जेटिक साइट्स को क्या कर लेंगे? ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसीलिए ये कहता है कि स्टार्टिंग में प्रेशर देने से एड्सॉर्प्शन तेजी से बढ़ता है। इसीलिए कहता है कि स्टार्टिंग में एड्सॉर्प्शन क्या है? तेजी से बढ़ता है। एड्सॉर्प्शन तेजी से बढ़ता है। व्हाई एड्सॉर्प्शन इज फास्ट एट द स्टार्टिंग? व्हाई? क्योंकि स्टार्टिंग में हाई एनर्जेटिक साइट्स उपलब्ध हैं। हाई एनर्जेटिक साइट्स उपलब्ध हैं, इसलिए आपने जरा सा पार्टिकल्स नीचे भेजे तो पार्टिकल्स जल्दी जल्दी जाके हाई एनर्जेटिक साइट्स में अपने आप को एड्जॉर्ब करवा लेंगे। इसलिए वो बोलता है कि एड्जॉर्प्शन जो है, स्टार्टिंग में जब आप थोड़ा प्रेशर देंगे तो एड्जॉर्प्शन अच्छा खासा बढ़ जाएगा। एड्जॉर्प्शन अच्छा खासा बढ़ जाएगा। फिर वो कहता है बाद में क्या होता है? बाद में वो कहता है कि यार यहाँ पे साइट तो उपलब्ध ही नहीं है, अच्छी खासी जो जगह होती है जहां आप बैठ सकते हो वो तो उपलब्ध ही नहीं है, अब तो कांटेदार कुर्सियां हैं। अब जब कांटेदार कुर्सियां हैं तो लोग कौन बैठना चाहेगा? मतलब वो कहता है कि बाद में क्या होता है? बाद में लो एनर्जेटिक साइट्स अवेलेबल होती हैं, और लो एनर्जेटिक साइट्स अवेलेबल होने की वजह से अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे भी, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे भी, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे भी, तो ये यहाँ पे एड्जॉर्ब होना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए एड्जॉर्प्शन धीरे धीरे जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाता है। ऐसा ये कहता है, ठीक है, ऐसा ये कहता है कि भैया स्टार्टिंग में क्या है? स्टार्टिंग में बहुत फास्ट है क्योंकि हाई एनर्जेटिक साइट उपलब्ध हैं, लेकिन बाद में हाई एनर्जेटिक साइट उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, अच्छी अच्छी कुर्सियां उपलब्ध नहीं है, गंदी गंदी कुर्सियां उपलब्ध हैं, तो भीड़ जो आएगी वो बैठना चाहेगी ही नहीं। चाहे कितनी भी भीड़ आ जाए, चाहे कितना भी प्रेशर आ जाए, वो बैठना पसंद नहीं करेंगे, कम ही लोग बैठना चाहेंगे। इसी वजह से बाद में प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन उतना तेजी से नहीं बढ़ता है। ठीक है, ऐसा ये कहता है, ऐसा ये कहता है। ठीक है, ओके। तो ये बात को आपने ध्यान रखना है, तो ये बात को आपने ध्यान रखना है कि इसके हिसाब से सरफेस कैसी होती है, एड्जॉर्प्शन के लिए सरफेस कैसी होती है, इसके हिसाब से एड्जॉर्प्शन के लिए सरफेस कैसी होती है बेटा? हेट्रोजीनियस होती है। ठीक है, कैसी होती है? हेट्रोजीनियस होती है, ये हेट्रोजीनियस होती है। ठीक है, ये समझ लेना। और ये पूरा का पूरा इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आया है, ना कि कोई डेरिवेशन से। ये फॉर्मूला उसने कैसे बनाया? एक्सपेरिमेंट से बनाया है। अब इसकी इस फॉर्मूले की एक बड़ी ही, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करते हैं बेटा, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, सबसे पहले लो प्रेशर पे इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो इस फॉर्मूले को जब लो प्रेशर पे अप्लाई करेंगे तो लो प्रेशर पे प्रेशर इतना लो हो जाता है, प्रेशर इतना लो हो जाता है कि प्रेशर इतना कम होता है कि
पी की पावर एन जो है वो लगभग लगभग पी के ही बराबर हो जाती है। ठीक है, पी की पावर एन जो है वो किसके इक्वल हो जाती है, पी के ही बराबर हो जाती है। तो जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं, जब हम इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ है हमारा, इस ग्राफ को इस ग्राफ को जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो इस ग्राफ में हम ये पाते हैं कि स्टार्टिंग में तो जब प्रेशर लो है, यहां तक जब प्रेशर बड़ा लो है, तो ऐसे में क्या हो गया, ऐसे में पी की पावर 1/n किसके बराबर हो गया, पी के बराबर हो गया। और ये जो हमारा x/m है ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में जैसे जैसे x/m बढ़ रहा है वैसे वैसे पी भी बढ़ता है, सॉरी, जैसे जैसे पी बढ़ रहा है वैसे वैसे x/m भी बढ़ रहा है। ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा एड्जॉर्प्शन, और ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा एड्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, सारी की सारी साइड्स जो हैं, अच्छी अच्छी कुर्सियों में लोग बैठ जाते हैं, अच्छी अच्छी कुर्सियों में लोग बैठ जाते हैं, अच्छी एक्टिव साइट्स में तो लोग बैठ गए। अब गंदी गंदी कुर्सियां बची हैं, यानी कि अब लो एनर्जी के साइट्स बचे हैं, यहाँ पर अब जो है ढंग से एड्जॉर्ब नहीं होते हैं। इसका मतलब इस सेकंड वाले हाफ में, यहाँ पर इस जगह पर जो x/m है वो क्या है, पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होके 1/n, पी 1/n के डायरेक्टली इस जगह पे x/m जो है वो पी के 1/n के प्रोपोर्शनल होता है। और लो प्रेशर में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है लो में, और मिड वाले यहाँ पे इस जगह पे ऐसा हो जाता है। अब इससे बोला जाता है, अब फ्रिडलिच से बोला जाता है, अच्छा ये तो आपने बता दिया, लो का बता दिया, मिडिल का बता दिया, ठीक है, कि भैया आपने स्टार्टिंग का बता दिया कि स्टार्टिंग में क्या हो गया, जब लो प्रेशर है तो फिर वो पी के इक्वल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और आपने कहा कि जितना पी होगा उतना ही x/m भी हो गया, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आपने कहा कि भैया सारी एक्टिव साइट्स, सब हाई एनर्जी की साइट्स ऑक्यूपाइड हो गई और लो एनर्जी की साइट्स बची, तो उसमें एड्जॉर्प्शन ढंग से नहीं हो पा रहा, हाई एनर्जी में आके लोग बैठ गए, अच्छी अच्छी कुर्सियों में आके लोग बैठ गए, अब आप गंदी कुर्सियों में लोग नहीं बैठना चाह रहे, यानी कि बाद में प्रेशर जो है वो x/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं रह जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, प्रेशर की पावर 1/n आ जाता है। ये आपने बिल्कुल सही बताया। लेकिन भाई ये तो बता दो, अब ये तो बता दो कि अब वेरी हाई प्रेशर में क्या होगा, यहाँ पर ये बेचारा फेल हो जाता है, यहाँ पर ये फेल हो जाता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले के हिसाब से वेरी हाई में तो ये जो हमारा पी है, वेरी हाई में ये जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये प्रेशर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये भी तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से इस इस फ्रिडलिच के हिसाब से, अगर ये ग्राफ मेरी वजह से नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर करता हूँ, इस फ्रिडलिच के हिसाब से बहुत हाई करने पर ये x/m ऐसे करके बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, तो इस वेरी हाई कंडीशन में अगर हम इस फ्रिडलिच का फॉर्मूला सही मानते हैं, अगर हम इस फ्रिडलिच का फॉर्मूला सही मानते हैं तो बहुत हाई प्रेशर पे x/m भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे जितना ये होगा उतना ये बढ़ता रहेगा। तो यार ये तो ग्राफ ऐसा चले जाएगा इसके फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन वास्तविकता में तो ग्राफ ऐसा होता है, इस तरह से ग्राफ बनता है। आगे को ये प्रेशर का x/m पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वेरी हाई पर, वेरी हाई जब प्रेशर होगा तो x/m पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो चेंज, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को गणितीय रूप में फ्रिडलिच समझा नहीं पाया। जब उससे पूछा गया कि अपना कोई फॉर्मूला तो बताओ, ठीक है, तो उसने उसका जो है ना भाई आंसर कुछ आया नहीं। उसने बोला यार देखो मैं जो बता रहा था तुम उसको मान के चलो ना, कि भैया जब लो प्रेशर होता है, यानी कि जब एड्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं है स्टार्टिंग में, तो सारी अच्छी साइट्स में तो पार्टिकल जल्दी जल्दी आके बैठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप और प्रेशर बढ़ाओगे तो गंदी गंदी साइट्स रह जाती हैं, तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है पार्टिकल्स का आना। इसीलिए फिर कुछ देर के बाद पार्टिकल्स एड्जॉर्ब होते ही नहीं है प्रेशर बढ़ाने से। ऐसा उसने ओरली बोल दिया, ऐसा उसने ओरली बोल दिया, लेकिन गणितीय रूप में उसने समझाया नहीं, उसने इस चीज़ को मैथमेटिकली समझाया नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ पूरी की पूरी मैंने आपको समझा दी है। इसका फॉर्मूला क्या है उसको समझा दिया है। ये फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं है, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है। तो देखो, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ फ्रिडलिच। फ्रिडलिच का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, फ्रिडलिच ने बोला है कि x/m, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटा के क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा x/m प्रोपोर्शनल p की पावर 1/n है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n, ऐसे लिख सकते हैं ना।
तो वही यहाँ पे लिखा है x अपॉन m इक्वल टू के पी, ये ऊपर की ओर एरो मतलब पावर n अपॉन n, 1 अपॉन n, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो ऐसा लिखेंगे जहाँ पर x क्या है कि भैया कितनी गैस एक कितनी गैस जो वो चिपक रही है, m क्या है किस जो मास एड्सॉर्बेंट ठोस ठोस का कितना मास है, उसके ऊपर कितनी गैस चिपक रही है। तो x अपॉन m ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा गैस चिपक रही है और एड्सॉर्प्शन भी ज़्यादा है। p क्या है, प्रेशर है, इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब गैस का प्रेशर है, गैस चिपकती है निकलती है इसलिए इक्विलिब्रियम बनता है। तो इसलिए वहाँ पे उस वक्त जो प्रेशर होता है उसको प्रेशर ना बोल के इक्विलिब्रियम प्रेशर कहा जाता है। के और एन क्या है, कांस्टेंट है। के और एन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। चलो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इससे बोला गया, फ्रिडलिच से बोला गया, तो ये यहाँ पे आपने इसका क्वेश्चन का आंसर ये है बेटा, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो बोलेंगे तो ये आपने लिखना है कि फ्रिडलिच का मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है, एक्स का वैल्यू ये है, पी का ये है, के इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो, अब इससे बोला गया चलो ठीक है यार, अब हाई प्रेशर पे तो आप समझा कुछ पा नहीं रहे हो, हाई प्रेशर पे ऐसा क्यों ग्राफ बन रहा है उसको तो आप बता नहीं पा रहे हो। चलो ये तो बता दो कि एन निकलता कैसे है। अब आपने बोला कि लो प्रेशर में पी की पावर 1/n पी के बराबर हो जाता है, आपने ऐसा बोला, ठीक है, मान लिया, ठीक है। लो प्रेशर में ये पी के बराबर हो जाता है, ये पी के प्रोपोर्शनल हो गया और ग्राफ हमारा लीनियर बन रहा है ऐसे, ठीक है। फिर लेकिन जब प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है तो आप बोल रहे हो कि पी के प्रोपोर्शनल ना होके 1/n के प्रोपोर्शनल, पी की पावर 1/n के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा आपने बोला। तो यार ये n क्या है, इसको कैसे निकालेंगे भैया, ऐसा फ्रिडलिच से बोला गया। तो फ्रिडलिच ने बोला आओ मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे निकाला जाएगा। फ्रिडलिच ने ऐसा बोला, ठीक है। तो ये है डिराइव द लॉगरिथम। ये क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, इसको देख लो। क्वेश्चन आएगा डिराइव द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ फ्रिडलिच आइसोथर्म। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सीधी सीधी बात है। यहाँ पे n क्या होगा, n क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे, बस वही हमने सीखना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ये x अपॉन m इक्वल टू के पी की पावर 1/n, ये हो गया फ्रिडलिच का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे अलग समझाता हूँ। लॉग x अपॉन m लॉग के पी की पावर 1/n हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग ए और बी का सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे लॉग ए और बी का सूत्र लगेगा। तो लॉग एक्स अपॉन एम इक्वल टू करेंगे आप लॉग ए प्लस लॉग बी, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ये जो पावर होती है लॉग में वो आगे आ जाती है, ऐसा करेंगे। तो ये क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे लॉग एक्स अपॉन एम इक्वल टू लॉग के, ठीक है, प्लस 1/n लॉग पी हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे। अब हम एक ग्राफ खींचेंगे, हम लॉग एक्स अपॉन एम के बीच में, हम लॉग एक्स अपॉन एम के बीच में और लॉग पी के बीच में ग्राफ खींचेंगे बेटा। लॉग एक्स अपॉन एम और लॉग पी के बीच में क्या खींचेंगे, हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। ये ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल टू सी, ये कांस्टेंट है, c प्लस एम एक्स वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये हो गया एक y जो कि इस x के साथ बदल रहा है, ये हो गया y जो कि इस x के साथ बदल रहा है, ये कांस्टेंट हो गया c, ये एक मान हो गया m। तो ये y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स का बेटा ग्राफ आएगा। अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ। तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, जब भी हमारी इक्वेशन ऐसी होती है y प्लस सी प्लस एम एक्स होती है तो हमारा ग्राफ ऐसे जाता है बेटा, हमारा ग्राफ ऐसे जाता है। यहाँ पे हमारा y होगा, y क्या है हमारा लॉग x अपॉन एम, ये जो लॉग x अपॉन एम है ये हमारा y एक्सिस पे होगा, और x एक्सिस पे क्या होगा बेटा, लॉग p होगा। तो लॉग p को मैंने यहाँ पे x एक्सिस में बना दिया है, ठीक है, ऐसे बना दिया है। तो ये हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, जब भी कोई गणितीय समीकरण इससे मिलती होगी ना तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है। यहाँ पे हमारा y क्या हो गया, लॉग x अपॉन एम हमारा बेटा y हो गया, तो y हमने लिख लिया। यहाँ पे हमारा लॉग, यहाँ पे x क्या हो गया, लॉग p हो गया, तो हमने p लिख लिया। और हमारा ग्राफ कैसे जा रहा है बेटा, ऊपर को जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, ठीक है, हमेशा ऊपर जाएगा। ये प्लस है तो ऊपर जाएगा, अगर ये माइनस होता नीचे को आता। अब यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट मतलब कहाँ पे कट रहा है, तो ये ग्राफ को कहाँ पे काट रहा है, इस इंटरसेप्ट को कहते हैं बेटा हम लॉग के सी बोलते हैं इसको, ठीक है। इस इंटरसेप्ट को हम बोलते हैं, इस इंटरसेप्ट को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इस इंटरसेप्ट को हम बोलते हैं लॉग, इस इंटरसेप्ट को बोलते हैं हम बेटा, हटा देते हैं, ठीक है। ये जो इंटरसेप्ट है इस इंटरसेप्ट को बोलेंगे हम लॉग के बेटा, ये लॉग के होगा। और ये जो स्लोप है
ये जो स्लोप है बच्चों, ये स्लोप जो है ना, इस स्लोप का जो मान होता है, इस स्लोप की जो वैल्यू होती है, इस स्लोप को कहते हैं हम 1/k। तो ये स्लोप जो आप निकालेंगे, ये स्लोप हम निकालते हैं, इस स्लोप की वैल्यू निकालते हैं, तो स्लोप की जो वैल्यू होती है, स्लोप की वैल्यू बराबर होती है 1/k। ठीक है, स्लोप स्लोप का मान होता है टेन थीटा। स्लोप का मान किसके बराबर होता है? टेन थीटा। यहाँ पे ऐसे करके एक एंगल बनता है ना, तो ये थीटा आपको दिया रहेगा। तो ये स्लोप की मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेन थीटा से हम इस स्लोप का वैल्यू निकालते हैं। तो स्लोप का वैल्यू निकलेगा तो 1/n निकल जाएगा, तो बस n हमें मालूम चल गया ना। तो n हमें मालूम चल गया, तो इसका मतलब हम इस ग्राफ में इस जगह पर इस जगह पर इस जगह पर इस ग्राफ में इस पॉइंट पर, ये जो ग्राफ मुड़ रहा है, इधर पे x/m पी के पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी वो हमने यहाँ से पता कर ली, इस ग्राफ से पता कर ली। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रेडरिक में उसका जो फॉर्मूला है उसमें हमें लॉग लेना पड़ेगा, फिर हमें उसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, और फिर हम लॉग x/m और लॉग p के बीच में ग्राफ खींच के बेटा क्या निकाल लेंगे बच्चों? हम क्या निकाल लेंगे? 1/n की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमें मालूम चल जाएगा कि इस पार्ट में x/m p के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है? अगला क्वेश्चन, लिमिटेशन क्या है? यहाँ पे दिया नहीं है इसकी लिमिटेशन, तो मैं बता देता हूँ कि फ्रेडरिक की लिमिटेशन क्या है। फ्रेडरिक कहता है कि x/m p की पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस हिसाब से तो अगर p इनफाइनाइट होगा तो x/m को भी इनफाइनाइट होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हैं कुछ समय के बाद प्रेशर का x/m पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यही हमारा क्या है? फ्रेडरिक का लिमिटेशन है। तो वीडियो लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, आप इसको समझिए। उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा समझ में। नहीं आ रहा है तो क्वेश्चनिंग कीजिए, और लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।